हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। CSET के अंदर हम CSET की क्लास कर रहे थे और CSET के अंदर हम लीगल एप्टीट्यूड वाला चैप्टर कर रहे थे। अपना लीगल एप्टीट्यूड के अंदर कंपनी लॉ हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। तो फर्दर इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है नेशनलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी। नेशनलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी, इसकी बात करते हैं। नेशनलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी कि क्या कंपनी की नेशनलिटी क्या है, रेजिडेंट कंपनी है या नहीं है। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजन दैट कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। जुडिशियल डिसीजन ने बोला है कि कंपनी जो है, कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। कंपनी एक सिटीजन नहीं हो सकती, येट इट हैज अ नेशनलिटी। इसके पास कंपनी एक नेशनलिटी हो सकती है, कंपनी के पास डोमिसाइल हो सकता है, कंपनी के पास रेजिडेंशियल का स्टेटस हो सकता है, yet company can have the status of nationality, domicile and resident। एक कंपनी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कंपनी नेशनल भी हो सकता है, डोमिसाइल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी हो सकता है, बट कंपनी क्या नहीं हो सकती, कंपनी सिटीजन नहीं होकर यहाँ पर चल सकती। इन द गैस्क्यू वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमीशन it was held that limited company is capable of being a domicile and it is domicile, it is place of registration। एक क्या है, एक लिमिटेड कंपनी का क्या हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, और डोमिसाइल उसका कहाँ कौन होता है, जहां पर कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो वो एक क्या है, इंडियन कंपनी है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया से बाहर है तो वो एक फॉरेन कंपनी है। तो इस तरह से बात की जाती है कि इंडिया कंपनी जो है एक सिटीजन नहीं हो सकती, कंपनी एक नेशनल, कंपनी का डोमिसाइल और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस एक हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकती, सिटीजन नहीं हो, क्या पर चल सकती। क्लियर है, समझ आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाला। It was suggested that body corporate has no domicile. It is quite true that body corporate cannot have a domicile in the same sense individual। जिस तरह से एक इंडिविजुअल का डोमिसाइल होता है, ऐसे कंपनी का डोमिसाइल नहीं होता, बट बाय एनालॉजी with a natural person, the attribute of the resident domicile and nationality can be given to a body corporate। but कंपनी को भी लॉ की नजरों में क्या बोला गया है, एक लीगल पर्सन बोला गया है। कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ, कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ क्या है, आ लीगल पर्सन। ये क्या है, लीगल पर्सन है। ड्यू टू लीगल पर्सनैलिटी, ड्यू टू लीगल पर्सन उसका क्या हो सकता है, उसका स्टेटस हो सकता है, किस चीज का, उसका डोमिसाइल हो सकता है, नेशनलिटी हो सकती है, रेजिडेंट स्टेटस हो सकता है, बट कंपनी सिटीजन नहीं होती। कंपनी टू अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी सिटीजन है, कंपनी सिटीजन नहीं है, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है और सिटीजनशिप जो मिलती है एक नेचुरल पर्सन को मिलती है। समझ आ गई, तो कंपनी एक सिटीजनशिप नहीं है। अब आता है आगे, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और कंपनी की क्या होती है, सेपरेट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है ना। कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करके अपन चल सकती है। अ कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। कंपनी कैन ओनली एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन। कंपनी माना कि एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की अपनी कोई आंखें, कान, नाक कुछ नहीं होता। कंपनी सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट होती है। कंपनी इज एन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो काम करती है, कंपनी खुद से काम नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। जो कंपनी है वो काम करती है, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन। कंपनी जो काम करती है सिर्फ नेचुरल पर्सन के थ्रू काम करके यहाँ पर चलती है। तो ये कंपनी की क्या होती है, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। एक कंसेप्ट आता है कॉर्पोरेट व्हील का, बड़े ध्यान से सुनना। क्या होता है कॉर्पोरेट व्हील? कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील का अगर मैं बात करूं, हिंदी में इसको बोलेंगे एक कॉर्पोरेट नाम का पर्दा। अगर आपसे मैं पूछूं कंपनी क्या है, तो आप बताओगे कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी की अपनी खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है। कंपनी की अपनी एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है। कंपनी और कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कंपनी अलग होती है। कंपनी जैसे मैं बात करूं, कंपनी रिलायंस, रिलायंस अलग है। मेंबर जो उसका मान लो मुकेश अंबानी, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील किस तरह से होती है? अब कई बार क्या होता है, चलो यहाँ पे तो हमें पता है, लेकिन कई बार हमें कंपनी का तो पता होता है, कोई एबीसी कंपनी हुई मान लो, लेकिन उसके मेंबर का नहीं पता, उसके एक्चुअल ओनर का नहीं पता। ये क्या करता है, ये इस, क्योंकि कम जो मेंबर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। कंपनी के हर एक काम के लिए कंपनी खुद जिम्मेवार होगी, उसके मेंबर जिम्मेवार नहीं होंगे। तो इस चीज का फायदा जो है मेंबर उठाते हैं, और कंपनी का नाम यूज करके वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कई बार वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये एक कंसेप्ट आया, जब मेंबर कंपनी का नाम यूज करके अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे आता है कॉर्पोरेट व्हील। वहां पे आते उससे होते हैं कि जब एक कॉर्पोरेट नाम का यूज करके मेंबर अपना काम करते हैं, उस कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे रह के मेंबर, दिखने में तो ये होता है कि कंपनी का काम है, कंपनी ने काम किया, लेकिन मेंबर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो उसे कॉर्पोरेट विल कहते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है उस पर्दे को उठाना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है उस पर्दे को उठाना, और एक्चुअल में जो पर्सन है जो कंट्रोल करता है कंपनी को, उसको देखना। इट मीन्स कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स मेंबर। कंपनी की क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि उसके मेंबर से अलग होती है। इंडीड the theory of corporate entity is still the basic principle on which the whole law of corporation is based, but has the separate personality of the company is a statutory privilege. It must be used for legitimate business purpose only. कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। कंपनी की एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, एक कंपनी को एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, और कंपनी को सिर्फ एक लीगल पर्पस के लिए ही आप क्या करोगे, यूज करोगे। वेयर फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट
यूज इज मेड ऑफ लीगल एंटिटी। लेकिन जहां पर कंपनी के मेंबर क्या कर रहे हैं, कंपनी का फ्रॉडुलेंट और डिसहोनेस्ट यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड दी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होंगे, जो मेंबर होंगे, हाँ, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के क्या करे, सहारा ले। उस केस में वो क्या होगा, पर्सनली लायबल होकर पर चलेंगे। इसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आगे बढ़ते हैं। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की सिचुएशन कब अराइज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये सिचुएशन कब अराइज होती है। पहला, वेयर द कॉर्पोरेट विल हैज बीन यूज फॉर कमीशन फ्रॉड। जब आप कंपनी का यूज फ्रॉड करने के पर्पज से, इम्प्रॉपर कंडक्ट के पर्पज से कर रहे हो, इन सच अ सिचुएशन कोर्ट हैज लिफ्टेड द विल एंड लुक एट द रियलिटी of the situation where corporate facet is really only a agency instrumentally। कि भाई यहाँ पर क्या करना चाह रहा है कि जहाँ पर कॉर्पोरेट को क्या कर रहा है कि जहाँ पर कंपनी सिर्फ एक मेंबर की एजेंट की तरह काम करती है, वेयर डॉक्ट्राइन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी। अगर आपकी जो ये डॉक्ट्राइन है ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। इन डेलमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, इट वाज हेल्ड दैट एक केस लो आया था, डैमलर डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। इसमें क्या था कि भाई अगर दो एनिमी कंट्री की कंपनी है, मान लो एक कंपनी आपकी पाकिस्तान की है, एक कंपनी आपकी इंडिया की है, अगर दोनों कंट्री के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे की दुश्मन है, तो कंपनी को भी दुश्मन बोला जाएगा। तो वहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट लग के यहाँ पर चलेगा। Where it was found that the sole purpose for which the company was formed was evade tax। टैक्स चोरी करने के पर्पज से, इवेजन ऑफ टैक्स के पर्पज से अगर कंपनी बनाई है तो वहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा। इवेजन ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स की चोरी करना। वेलफेयर लेजिस्लेशन, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए इज अ कॉमन हैज अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। आपको वो वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए अगर कोई कंपनी बनाई है तब भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा। वेयर इट इज फाउंड दैट कंपनी हैज अब्यूज्ड इट्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जहां पर कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को अब्यूज किया है तो वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग के यहाँ पर चलेगा। तो ये सारे के सारा क्या है, दीज आर द रीजंस कि कहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा। आगे बात करते हैं। एक कंपनी में और एक पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। एक कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। कंपनी इज अ डिफरेंट लीगल पर्सन। कंपनी जो होती है एक लीगल पर्सन है। पार्टनरशिप इज नॉट अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेवरल पर्सन। पार्टनरशिप एक डिफरेंट पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स की होती है, लेकिन कंपनी के केस में जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल से जुड़ी नहीं होती। क्रेडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। जो क्रेडिटर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के वो पार्टनर के भी क्रेडिटर होते हैं। एंड डिक्री अगेंस्ट द फर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द पर्सन जॉइंटली एंड सेवरली। तो मतलब क्या होता है कि भाई फर्म के डेट के लिए पार्टनर पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी कैन प्रोसीड ओनली द कंपनी एंड नॉट एंगेज द मेंबर। लेकिन कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं, सिर्फ जो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी के खिलाफ ही केस फाइल कर सकते हैं, वो मेंबर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म।
पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं फर्म के, बट मेंबर जो है वो एजेंट नहीं होते। आगे बात करते हैं। पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद फर्म वेयर एज मेंबर ऑफ कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद फर्म। पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टनरशिप इज अथॉरिटी कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट बाइंड आउटसाइड। जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें कंटेन होती है। लेकिन अगर मैं कंपनी के केस में बात करूं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती है रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल के अंदर होती है। पार्टनर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उसकी वजह से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वेयर एज द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म। ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द कंपनी, डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। अब हमारे पास आता है कंपनी में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है। कंपनी में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है। कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस, अलग अलग मेंबर से मिलके बनी है, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो एक फैमिली बिजनेस होता है। तो इसमें होमोजीनियस मेंबर होते हैं, एक फैमिली के मेंबर होते हैं। इन हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस द कर्ता हैज द सोल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेट। कर्ता के पास सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कंट्रोल होता है, उसके पास ही जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उस करने की पावर होती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। अ पर्सन बिकम मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। जैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली में किसी का जन्म हुआ वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। लेकिन ऐसा प्रोविजन कंपनी के केस में नहीं है। नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर कैरिंग द बिजनेस ऑफ अ एचयू हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली का बिजनेस करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है मैंडेटरी होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है मैंडेटरी होता है। आगे बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन द कंपनी एंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आता है एक कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। एलएलपी जो होती है, अगर मैं बात करूँ एलएलपी की, एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अल्टरनेटिव क्या है, हाँ जो एलएलपी होती है, एलएलपी जो है एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो कंपनी के फीचर होते हैं, जो एलएलपी होती है उसके अंदर एक तो
कंपनी के फीचर होते हैं प्लस पार्टनरशिप फर्म के फीचर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कंपनी के फीचर होते हैं और पार्टनरशिप फर्म के फीचर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, LLP कैन कंटिन्यू इट इज एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग पार्टनर, कि भाई पार्टनर आए पार्टनर जाए लेकिन LLP चलती रहेगी। कल LLP एक तरह से क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। LLP के अंदर कंपनी जैसे फीचर होते हैं, जैसे LLP क्या हो सकती है, इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। LLP क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, LLP की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये सारे फीचर जो होते हैं कंपनी के जो होते हैं एक LLP के पास होते हैं। मेंबर्स की जो LLP के अंदर जो LLP के पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लिमिटेड होके यहाँ पर चलती है। तो सेम फीचर ऐसे ही होते हैं जो एक कंपनी में होते हैं LLP के केस में। तो इसमें कोई वो वैसी बात नहीं है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। जो फीचर एक LLP में होते हैं वही सेम फीचर इसमें होके यहाँ पर चलते हैं।